प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी के ऐलान ने खित्ते में खतरे की घंटी बजा दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब भी जौहरी हथियार चाहता है और इस्लामाबाद मुलाकात में भी उसने अपने इरादे नहीं बदले। ट्रंप का ईरान के खिलाफ महदूद फजाई कार्रवाइयों पर गौर, लेकिन चीन ने जंगी हमलों की खुलकर मुखालिफत कर दी है। बीजिंग ने वाजे कर दिया है कि वो ईरान के साथ अपने तवानाई और तिजारती मुआहदे बरकरार रखेगा और अपने मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसी दौरान रूस ने ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम लेने की पेशकश एक बार फिर दोहरा दी है। क्रेमलिन कहता है ये तजवीज़ अब भी काबिल अमल है। सवाल ये है कि क्या ये तजवीज़ किसी मुमकिना मुआहदे का रास्ता बन सकती है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका को बड़ा सबक सिखाएंगे और अगर मंतक से बात हुई तो जवाब भी मंतक से ही दिया जाएगा। अब जरा पाकिस्तान की मईशत की तरफ आते हैं, जहां फिच ने क्रेडिट रेटिंग B- पर मुस्तहकम रखी है। रेटिंग अपग्रेड न होने से हुकूमती उम्मीदों को धचका लगा है और आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई का हदफ भी मुतासर हुआ है। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, इट वाज अ वेरी हैपनिंग वीकेंड और एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी। अब क्या लगता है, सीज फायर बरकरार रहेगा, सूरत हाल अमन की तरफ जा रही है या जंग एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी? जी, ये तो खैर बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या होगा, क्योंकि बड़ी वोलाटाइल और डाइसी सिचुएशन है। ये इधर वे ख़राब भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है। पर ये पाकिस्तान का एजाज़ था कि हमने ये कम अज़ कम जंग रखवाई, सीज़ फायर करवाया और अभी भी सीज़ फायर बरकरार है और अभी भी एक 7 दिन बाकी हैं। ये ज़रूर था कि ये जिस तरह इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ईरान के उन्होंने कहा हम इंचेस अवे बिल्कुल करीब आ गए थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही कहा कि बहुत चीज़ें तय हो गई थी पर फिर ख़राबी हो गई। ये कैसे हुई, क्यों हुई, इसके ऊपर तो बात करेंगे। पर सबसे अहम बात यह है कि अभी भी 7 दिन सीज़ फायर में मुकम्मल बाकी हैं और दूसरे राउंड की उम्मीद हो सकती है। अभी भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अच्छी और बुरी। बुरी ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में फॉर एग्जांपल 2 मुतज़ाद ख़बरें आई हैं। एक उन्होंने कहा जी अमेरिका जो है ना पूरी तैयारी कर रहा है और रीप्लेनिश कर रहा है अपने इक्विपमेंट को और सीज़ फायर की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले भी हमला कर सकता है। और इस बात के सबूत भी आए कि काफ़ी देखी गई कि यूरोप से जो इसराइल तक और जॉर्डन तक जो एक लंबी जहाज़ों की, मिलिट्री जहाज़ों की एक कतार थी कि वहाँ पे इक्विपमेंट जो कि पहले बताया जा रहा था कम पड़ गया, वो भी आ रहा है। मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये भी खबर है कि जनाब ये अभी भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, दूसरा राउंड भी हो सकता है। अब ये होता है नहीं होता, ये एक बड़ी क्रूशल स्टेज पे हालात जा चुके हुए हैं। पहले तो ये कैसे एकदम होते हुए ताल्लुकात, एक जाहिर है याद रखना चाहिए कि ये जो देखिए 47 साल के पुराने ताल्लुकात, पुरानी लड़ाई है, और तो ये ओवरनाइट सब कुछ तो तय नहीं था होना। ओवरनाइट ये था कि सीज़ फायर ज़रा लंबे अरसे के लिए ठहर जाता, हॉर्मुज़ खुल जाती, बुनियादी 2-3 चीज़ें तय हो जाती और फिर बाकी बातचीत जो है, जो संगीन मसाइल हैं, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल मसाइल है, उसके लिए कई दफ़ा देखें पहले जब कतर में या जेनीवा में डिस्कशंस हुई तो वो हफ्तों, महीनों, सालों तक भी रहती हैं, तो वो चलती रहती। मगर एकदम से जो तातुल आया वो क्लियरली अभी सारी तरफ से सबका, क्योंकि वर्जन आ चुका हुआ है, तो नज़र आ रहा है कि ऐन वक्त पे अमेरिका ने अपनी गोल पोस्ट आगे कर ली। ये डिमांड करना कि ईरान जो है ज़ीरो एनरिचमेंट करे, ये अमेरिका ने पहले भी ये पहले कभी भी डिमांड नहीं थी, ना ही ईरान ने कभी ज़ीरो एनरिचमेंट की बात की थी, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा ये राइट मान लिया जाए कि उनका एक पीसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर तो हैं कि हमारे पास राइट है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का, ज़ीरो एनरिचमेंट की बात नहीं है। इस जंग से पहले भी क्योंकि ओमान के वज़ीर ने यह कहा था कि ईरान ने जो उनके पास एनरिच यूरेनियम है उसको भी किसी के हवाले देने की बातचीत पर राज़ी हो सकते हैं।
मगर अब इस दौरान में क्योंकि जंग हो गई है और इस हालात में उस शर्त को भी उनके लिए मानना ईरान के लिए मुश्किल है, सो लिहाजा ये लगा कि जब ये बातचीत थोड़ी सी आगे चली है तो उसके बाद से जिस तरह जेडी वैंस ने भी कहा कि वो नेतन्याहू के साथ भी राब्ते में थे और वो 6-7 कॉल्स जो है वाशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी हुई, तो शायद एकदम से ये गोल पोस्ट आगे बढ़ा के ऐसी डिमांड कर दी ज़ीरो एनरिचमेंट की जो कि ईरान के लिए पॉसिबल नहीं था। इस बात का बहुत कम इम्कान था कि वो इसको मानते, क्योंकि उनका यहाँ भी डोमेस्टिक प्रेशर है। अब ये है कि नाउ व्हाट, अभी सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका ने जो है अब ब्लॉकेड का जो है वो जो है इशारा दे दिया, इशारा क्या धमकी दे दी है कि जी वो नेवल ब्लॉकेड करेंगे, ना कोई टैंकर अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा, अगर कोई आए इजाज़त भी जाएगी उसकी इंस्पेक्शन होगी। अब इसके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। पहला प्रैक्टिकल सवाल, क्या अमेरिका के लिए ये पॉसिबल हो? पहले वो आबनाए हुर्मुज़ जो है नहीं खुलवा पाए, तो ये 1000 की पट्टी जो है आगे जाके इस वक्त उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 2000 किलोमीटर पे मौजूद हैं। दूसरा जो है फोर्ड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वो मेडिटेरियन में है। तीसरा बताया चल पड़ा है, क्या प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल है? दूसरा, ये उनकी अपनी जो लॉजिक थी, पहले उन्होंने रूस और ईरान को अलाउ किया कि वो अपना तेल सैंक्शंस के बावजूद जो है बेल सकते हैं, ताकि उसके पीछे मंतक ये थी कि दुनिया में आलमी मंडी में जब तेल ज़्यादा आएगा तो उससे तेल सस्ता होगा और प्रेशर नहीं अमेरिका पे और पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो बिल्कुल रोकने से पहले ईरान ने रोकी हुई थी, या महदूद टैंकर की आमदोरफ्त की हुई थी, और अगर अमेरिका भी उसको रोकता है तो ये मज़ीद तेल की कीमत जो है पहले ही ब्रेंट से वो ऊपर जा रही है। वो 150 पे ब्रेंट डॉलर पे फी बैरल चला जाता है या 200 पे चला जाता है, तो उसके अमेरिका पे और बाकी बारी दुनिया पे क्या असरात पड़ेंगे। वन, दूसरा एक अहम इसमें नुक्ता आ गया है कि चीन की तरफ से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है कि हमारी ईरान के साथ एग्रीमेंट्स हैं और हमारे टैंकर आएंगे भी और जाएंगी भी। तो क्या ये ऐसी सिचुएशन आएगी, संगीन सूरत हाल हो सकती है कि जिसके अंदर चीनी टैंकर गुजरे और अमेरिका उसको रोके? याद रहे कि वेनेजुएला उनकी अपना बैकयार्ड था, वहाँ हाल ही में क्यूबा की ब्लॉकेट की थी अमेरिका ने, और रूस ने अपना जहाज़ भेजा और अमेरिका ने उसको गुजरने दिया। तो ये यहाँ भी क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं, मिलिट्री रिपरकशंस तो हैं ही, मगर इसके अंदर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हर मुल्क अपनी डील अपने मफादत के मुताबिक बना रहा है। यूरोप वाले वो 40 जो हैं मुल्कों की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर वो सफारती प्रेशर है। यूरोप की वैल्यू इसलिए कम हो गई कि उन्होंने शुरू से पहले ट्रंप की साइड ली। अगर वो उनका कुछ सालसी का रोल बनता था, अगर वो थोड़े से न्यूट्रल राय रखते, कोई हमले की कम अज़ कम मजम्मत कर देते कि तो उनकी शायद उनका रोल ज़्यादा होता, मगर अब जो है वो बस ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स तक रह गया है। मगर इस दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है आज की कि सऊदी अरेबिया और कतर के वज़राए ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत हुई है कि उन्होंने आपस में बातचीत की है, और उसके तासुर ये मिल रहा है कि ये एक दूसरे के साथ तल्लुकात डायरेक्ट डील्स कर रहे हैं, और शायद अगर ये सीज़फायर टूटता भी है, दोबारा जंग शुरू होती भी है किसी तरीके से, जिसका कि इम्कान है भी या नहीं भी है, सो ये एक नतीजा आप कह लें हमारी इस काविशों का है, या उन दोनों ने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक और जो ख़तरनाक चीज़ जो बीच में डेवलपमेंट हुई है कि इसराइल ने ओपनली, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने टर्की को धमकियां देनी शुरू कर दी और अर्दगान को पेपर टाइगर कहा, और उससे टर्की भी जो है वो उनकी तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। तो टर्की का रोल भी इस जंग के अंदर थोड़ा सा पहले सफारती हद तक था, शायद अगले आने वाले दिनों में थोड़ा सा बढ़ जाए। मगर फिलहाल बात जो है ये ब्लॉकेड के ऊपर रुकी हुई है कि क्या अमेरिका उसको कर पाता है ब्लॉकेड को इम्प्लीमेंट, और करता है
तो उसके क्या रिpercussions होंगे, आप अपने मेहमानों का तारुफ करवा दें तो फिर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है अमेरिका के लिए, और यही वो डेडलॉक है जहां पर जाके बात रुकी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल दिफाई तज्जियाकार भी हैं। उन दोनों को वेलकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों के हमारे लिए वक्त निकालने का। ज़ुबैर साहब, आपकी इजाज़त से मैं एडमिरल साहब से एक टेक्निकल मामला ज़रा समझना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई दरमियान में जिसका इतना डिस्कशन नहीं हुई, कि जब हमारे यहाँ ये बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी, इसी दौरान में अमेरिका ने एक अटैम्प्ट किया, 2 डिस्ट्रॉयर्स भेज के अपनी आबनाए हुर्मुज़ की को खुलवाने की कोशिश की गई, और पीस टीवी जो कि ईरानियन टीवी है उनके बकौल उन्होंने वो फुटेज और वो साउंड बाइट्स भी रिलीज़ किए हैं कि उन्होंने उनके बकौल कि वो उनको उन डिस्ट्रॉयर्स को गिरा भी सकते थे, मगर क्योंकि सीज़ फायर है तो उन्होंने धमकी दे के उनको रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया। जबकि सेंटकॉम की जो प्रेस रिलीज आई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उन्होंने उसको और तरीके से उसकी इसको तशरीह की है कि जनाब हम कामयाब हो गए थे और अभी भी कामयाब हैं। इसके मतलब पहले ज़रा हमें बता दें कि ये क्या हुआ और कितना अहम था। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये अमेरिका की फौजी इस्तिलाह में इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कहा जाता है, यानी ऐसे तमाम एरियाज़ जहाँ पे वो समझते हैं कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं उन्होंने उनके अमेरिका के मुताबिक कोई अगर गैर ज़रूरी या गैर कानूनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी तो वो ज़रूर अपना बहरी जंगी जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं वॉरशिप और उसको कॉन्टेस्ट करते हैं और एक तरह से एक अपनी पोजीशन का ऐलान तो ये बिल्कुल उस तरह का अपना हुर्मुज़ उस तरह की चीज़ तो नहीं थी, क्योंकि 1.5 हफ्ते की जंग हो चुकी है और बहुत घमसान की जंग हुई है वहाँ पर। तो ऐसा जिसको इन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन नहीं कहा, बल्कि इन्होंने ये क्लेम किया कि हमने अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स वहाँ से गुजारे, और जैसे कि आपने सही फरमाया कि ईरान ने इस दावे को कॉन्टेस्ट किया कि नहीं हमने नहीं गुजरने दिए। तो इस वक्त ये एक फॉग ऑफ वॉर है। इस वक्त मतलब हम ये हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि वो जहाज़ वहाँ से गुजर गए या वो जहाज़ वहाँ से वापस हो गए, लेकिन एक अगर मैं एक एकेडमिशियन या उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखूं तो जाहिर है उन्होंने गुजरना तो वही जो डीप चैनल है वहाँ से गुजरना था, और उस एरिया में खुद अमेरिका के कहने के मुताबिक ईरान ने उसको माइन किया हुआ है। तो क्या उन्होंने इस वक्त इतना बड़ा खदशा मोल लिया होगा या एक थोड़ा सा एक प्रिकर्सर ऑपरेशन के तहत थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव की होगी और फिर रिट्रीट किया होगा? तो इस बारे में भी मेरे साथ जो उसके मुतालिक जो रिपोर्टिंग हुई है कि उन्होंने बड़ी एक डिसेप्शन के साथ जो बिल्कुल कोस्ट लाइन जो ओमान की है वहाँ से के करीब से गुजर रहे थे, और उन्होंने अपनी रेडियो साइलेंस भी रखा हुआ था, पोज कर रहे थे कि एज इफ वो कमर्शियल वो हैं, मगर ईरान के बकौल उनके रेडार्स ने और उनके सेंसर्स ने उसको पिक करके फिर उनको वार्न किया, जो उन्होंने वो भी इशू की हुई है। एक तो इसके मतलब बताइएगा, दूसरा ये जो अमेरिकन ब्लॉकेड है अमेरिका के लिए प्रैक्टिकली उसको करना कितना आसान है या मुश्किल? जी बिल्कुल, आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि चैनल के बीच से गुजरना एक जो तजारती जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं जिनका ड्राफ्ट बहुत होता है, वो बहुत वजनी जहाज़ होते हैं, बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तो वो मिडल ऑफ द चैनल में वो जो 2 मील की जिसकी चौड़ाई है वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो उससे थोड़ा सा राइट लेफ्ट थोड़ा सा रिस्क वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ये एक रिस्की ऑपरेशन डेफिनेटली होगा अगर इन्होंने ये इस तरह ओमान के कोस्ट लाइन के साथ गुजर के जाने की कोशिश की होगी। और अगर रडार साइलेंस रख लें, रेडियो साइलेंस भी रख लें, लेकिन वो इतना छोटा सा इलाका है कि वो रडार के थ्रू ईरान जो है उन्होंने हर चीज़ को, वो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली मॉनिटर करके, और जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने फुटेज भी रिलीज़ की है कि इस ट्रांजिट को ज़रूर कॉन्टेस्ट किया होगा। सवाल का दूसरा हिस्सा आपका था कि कितना मुश्किल है ये इसको इस वक्त ब्लॉकेड इन्फोर्स करना, ईरान की बंदरगाहों से कोई भी तजारती जहाज तेल लेकर ना जाए या कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ लेकर ना जाए और ना ही लेकर आए।
तो उसमें एक तो टेक्निकल मसला है आमिर साहब के ब्लॉकेड का एक बड़ा असूल है कि ये एक तो इम्पार्शियल होना चाहिए। तो अमेरिका ने तो ये कहा है कि तमाम कोई भी किसी भी नेशनैलिटी का जहाज हम नहीं जाने देंगे ईरान की बंदरगाहों की तरफ या वहां से वापस। दूसरा ये है कि ये इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 100% आपको ट्रैफिक रोकनी है। अगर आप 100% ट्रैफिक रोकने में नाकाम हो जाते हैं तो आप एक डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, यानी कि आप इफेक्टिव ब्लॉकेड नहीं रख पाए। तो और इसी तरह ये जो ज्योग्राफी है उसमें अगर कोई जाहिर है कि बहरी जहाज़ों को पकड़ने के लिए थोड़ा सा अगर वो करीब आते हैं तो वो टारगेट भी हो सकते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन पे आपने हमने सुना कि जिस 17 मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए और उसको पीछे हटने पे मजबूर किया। तो इसमें मेरे ख्याल में ये एक डिस्टेंट ब्लॉकेड होगा, यानी गल्फ ऑफ ओमान में रह के या उससे भी और दूर नॉर्थ अरेबियन सी में रह के अगर कोई ईरानी बहरी जहाज जो है जो ईरानी फ्लैग कैरी करता है वो अगर तेल लेके निकलता है बाहर, या कोई जो डार्क फ्लीट का आपने सुना होगा एक कि यानी ऐसे जहाज के जो थर्ड नेशनैलिटी के होते हैं मगर वो एक अपनी खुफिया एक रख के अपनी शनाख्त छुपा के और वो एक स्मगलिंग एक तरह से नेटवर्क या सैंक्शंस वायलेशन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे जहाज वो पकड़ भी सकते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि 6 जनवरी के आसपास उन्होंने इंडिया के ताउन से इंडियन कोस्ट गार्ड को इस्तेमाल करते हुए 3 बहरी जहाज इस तरह के पकड़े थे जो ईरान से तेल लेके मशरकी एशिया की तरफ जा रहे थे। तो इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन इसको ब्लॉकेड कहना मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक सिंबॉलिक वो शायद इसका फायदा लेना चाह रहे हैं। जी आपके पास अजमेर साहब वापस आते हैं। मैं चाहूँगा कि जुबैर से समझ लें। जुबैर, एक तो ओवरऑल अपना एक व्यू दें कि ये हालात किधर जा रहे हैं, और ये जो पिछले वीकेंड पे सारे बड़ी फास्ट ट्रैक मूवमेंट हुई तो उसके मुतालिक आपका तजिया, और ये ब्लॉकेड की मंतक भी ज़रा हमें समझा दें अगर आपको समझ आती है कि एक तरफ आप अमेरिका चाह रहा था कि जी तेल मार्केट में आए ताकि सस्ता हो, और आप खुद ही ये रोक रहे हैं, तो इसकी क्या मंतक है? देखिए, जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते तो कोई मंतक नहीं होती। आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ टू स्टार्ट टू रियलाइज। मेरा ख्याल है आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी तकरीर की है कि वी हैव लॉस्ट पेशेंस विद हिम, एंड द सूनर द वर्ल्ड लूजेस पेशेंस विद डोनाल्ड ट्रंप, उसी तरह से पीस वापस आएगा। जब तक उनको कॉल आउट नहीं करेगा, स्पेशली उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी कॉल आउट नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ डेंजरस पर्सन। आपके प्रोग्रामों में भी मैं कहता रहा हूँ, और ये वॉर शुरू होने से बहुत अरसे पहले की बात है। उस वक्त तक लोगों ने उस तरह से नोटिस नहीं लिया था कि आप इलेक्शन जीतने के बाद, ओथ लेने के बाद आपने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू सेड कि कनाडा को 51st स्टेट बनाना। अभी पोस्ट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी किसी लीडर ने इस तरह से खुल के किसी दूसरे मुल्क की सोवरेनिटी, वो भी कनाडा जैसा मुल्क, ना वो न्यूक्लियर था, ना वहाँ को टेररिज्म हो रहा था, ना वहाँ को ड्रग्स की वजह से खतरा था, नन ऑफ इट। तो मैं सिर्फ आपको एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो उस हद तक वो चले गए थे। सो ही इज़ अ डेंजरस पर्सन। और आपने देखा कि एज टाइम वेंट वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ करते रहे। हमने जो सुना है, पढ़ा है रिपीटेडली लास्ट फ्यू वीक्स में कि सिंस द 80s every president, American president was somehow the other इसराइली प्राइम मिनिस्टर या इसराइली लीडरशिप वांटेड कि ईरान पर अटैक किया जाए, लेकिन सब ने रेजिस्ट किया बिकॉज उनको सबको अंदाजा था कि ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। एक दफ़ा आप एंटर हो जाए तो ठीक है, वॉर में एग्जिट उतनी ही मुश्किल है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका इज़ फेसिंग। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि सारी दुनिया को साथ लेके धकेल दिया है। जिस ऑयल की बात आप कर रहे हैं, अभी एडमिरल साहब आपने शुरू में ही अभी आप इंट्रो में बता रहे थे कि जो हकीकत है कि जाहिर सी बात है वो सीज़ फायर होने के बाद और एक बातचीत स्टार्ट होने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो पेट्रोल प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही थी। अब एक कल उन्होंने पोस्ट किया संडे को अपना जो सोशल मीडिया पर, उसके फ़ौरन बाद से ऑयल प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई। सारी मार्केट्स आज बशमूल पाकिस्तान के वो गिरी हैं, सारे एशिया की और यूरोप वगैरह की। जाहिर सी बात है जब आप ब्लॉकेड अनाउंस करते हैं, फिर आपने एक्चुअली अनाउंस कर दिया, आई थिंक आज शाम 7 बजे या 8 बजे से वो इफेक्टिव हो गया था। अब जाहिर है एडमिरल साहब समझा रहे थे, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका टेक्निकली क्या एक्चुअल प्रैक्टिकल असर क्या होगा। बट जाहिर है एक ख़तरनाक बात है, एक हम आम फहम
उसमें कि जी वो सप्लाई जो है वो अफेक्ट होगी, ऑयल की सप्लाई अफेक्ट होगी, मुझे पहले भी थी, अब और ज्यादा होगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार ये कही जाते हैं कि हमारे यहाँ टैंकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिका के पास तेल बड़ा ज़्यादा है, मगर उनकी जो रिफाइनिंग की एबिलिटीज़ हैं वो 7 मिलियन 19 बिलियन के करीब उनकी अपनी कंजप्शन है, दुनिया में हाईएस्ट, और 7 मिलियन तो वो खुद इंपोर्ट करते हैं। तो वो अगर रसद का उनका प्रॉब्लम ना होता तो अमेरिका के अंदर $1 जो है गैलन क्यों बढ़ गया? तो ये Absolutely. ये मंतक भी समझा दें हमें। अभी देखे ना, वो कोई भी अमेरिकन उनसे ये सवाल नहीं पूछता। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल ऑयल और इतना ज्यादा हमारे पास ऑयल है, जो बाकी 2 सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको मिला के भी हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर अगर आप दुनिया से भी बिल्कुल कट ऑफ हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी आपको अफेक्ट नहीं कर रहा, ऑयल सप्लाई भी नहीं अफेक्ट करी, तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस आपके हर स्टेशन पर क्यों $1 बढ़ चुकी है, जो कि कितने सालों के बाद इस लेवल पर पहुंची है। सो आई थिंक, और मैं सीरियसली ये एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक उनको रोका नहीं जाएगा और कॉल आउट नहीं किया जाएगा तो ये दुनिया खतरे में ही रहेगा। शुक्र है कि यूरोप थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेने शुरू किया है, चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। अब देखें ना, ये तो बिल्कुल पिच करने वाली बात है कि चाइना जब कह रहा है कि आप नहीं कर सकते ब्लॉकेड और अमेरिका कह रहा है करेंगे, तो व्हाट डज इट लीड टू? आई मीन, आपके ख्याल में ये मार्केट्स आर नॉट ब्रिकमैनशिप कर रहे हैं वो, कि ये कब तक ये चलेगी? कि ये क्योंकि मार्केट्स जो हैं ये तो अगले, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, रॉबर्ट पेपी बड़े मशहूर दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अनकरीब जो है ये मार्केट्स फटने वाली हैं। तो ये एकदम से ये कह देना कि जी तेल का मामला है, मैं सिर्फ मेरी बात हुई है वहाँ अमेरिका में बड़े टॉप एक्सपर्ट्स के ऑयल के, वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो भी ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका के पास रिजर्व्स हैं, ऑयल है, मगर उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं रिफाइनरीज के, वो उनकी रिफाइनरीज वो चाइनीज़ जो कनेडियन या मिडल ईस्टर्न या वेनेजुएलन तेल के लिए हैं, अपने शेल ऑयल के लिए उनकी रिफाइनिंग की एबिलिटी बड़ी कम है। प्लीज जारी रखिएगा। जी, तो देखें ना, मार्केट्स तो अनसर्टेनिटी से डरती हैं। जैसे ही संडे को उन्होंने पोस्ट किया, तमाम मार्केट्स में एक नर्वसनेस आनी शुरू होगी। संडे रात, कल रात मैं पाकिस्तान के बड़े स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिला और उनसे भी बात कर रहा था। सबको पता था कि आज मार्केट गिरेगी, क्योंकि ज़ाहिर डरते हैं कि क्या होने वाला है, ये नहीं किसी को पता। अब अगर सीज फायर होल्ड, अब दिस इज़ एक, हालांकि बावजूद इसके कि सीज फायर होल्ड कर दिया है, कोई अभी बंदूकें नहीं चल रही, गोलियां नहीं चल रही, लेकिन जाहिर है मार्केट को ये नहीं पता कहीं भी कि क्या होने वाला है। सो आई थिंक ये तो बहुत ही मुश्किल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और जाहिर है हम उसकी लपेट में बहुत बुरे तरीके से आएंगे। अब पिछले हफ्ते हुकूमत ने थोड़ी बहुत कम की थी प्राइस, वो तो उसकी दूसरी रीजंस थी, दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। बट जाहिर है अब अगर ये $100 से ऊपर रहेगा तो आप खुद सोचें कि अभी जुमे को जब वो अनाउंस करेंगे, जुमे को या जुमेरात को, तो फिर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अगर वो $100 इसके अराउंड होल्ड करती है, maybe we come to know about the real impact of the blockade in the next few days. बट एक चीज़ तो क्लियर है ना कि ईरान उनसे डरने वाला नहीं है अमेरिका से। ये तो ज़ाहिर है 6 हफ्ते हो चुके हैं, दे एक्चुअली फेस द ब्रंट ऑफ द बॉम्बिंग एंड एवरीथिंग, एंड येट दे कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका, द माइट ऑफ अमेरिका इन इसराइल। तो वो अभी ये थ्रेट से क्यों डरेंगे? उन्होंने इतनी यहाँ तक लेके आ गए, वो तो नहीं पीछे हटेंगे। एडमिरल साहब, हमें जरा टेक्निकली समझाएं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद बता चुके हुए हैं कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, इब्राहिम लिंकन के ऊपर 100 के करीब मिसाइल आए और कैसे उन्होंने बचा लिए। और उनके ही जर्नैल, ये मैं सुन रहा था उनका, वो उन्होंने कहा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना वो ईरा ख़त्म हो चुका। अब ये दुनिया के अंदर जो है ना, अब ये बड़ी एक तब्दीली आ गई, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इसराइली और अमेरिकन ये एडमिट कर रहे हैं कि कम अज़ कम 9 में से 10 में से एक मिसाइल तो पास थ्रू कर ही जाता है।
मुझे ग्राउंड पे एक मिसाइल अगर गुजर जाए तो वो संभाल सकती है ग्राउंड। एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई शिप जो है नेवल, उसके ऊपर एक भी अगर बड़ा मिसाइल गिर जाए तो वो दैट इज़ द एंड ऑफ इट। ये अगर ऐसी सिचुएशन में, और चीन जो है वो कह रहा है कि जी हम गुजारेंगे, तो क्या सिचुएशन वहाँ हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें अमेरिका को ये बड़ा शिद्दत से एहसास है कि उनके जो वॉरशिप्स हैं वो एट रिस्क हैं मिसाइल से, ड्रोन से। और ऑल्दो ये बड़े यानी बैटलशिप्स जो हैं, वॉरशिप्स जो हैं बड़े मजबूत बनाए हुए होते हैं और ये काफ़ी सारे मिसाइल बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक क्रिटिकल जगह पे लग जाए, मैगजीन के पास या ऐसी कोई वाटर लाइन के पास, या कोई माइन तो फिर अल्टीमेट है ना, वो तो जहाज़ की कमर तोड़ देती है और उसमें जहाज जो है वो ऑलमोस्ट डूबने के करीब हो जाता है। लेकिन एक मिसाइल भी एक क्रिटिकल सेंसर को नॉकआउट कर दे और काफ़ी कैजुअलिटीज कर सकता है। आग लग जाए अगर जहाज में तो एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है डेफिनेटली, जब तक ईरान की पूरी मिसाइल पावर तबाह नहीं होती। और आज ही मैं ये अभी सुन रहा था कि मुश्तबा खमीनाई से एसोसिएटेड एक सोशल मीडिया पे बयान आया, उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास अगले 10 साल के लिए मिसाइल मौजूद है। तो वो अब वल्लाह आलम के ये बयान अभी ठीक है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी ये सर्कुलेट हो रहा है और उन्होंने ट्रंप को कॉल आउट किया है कि जी अगर तुमने जंग लड़नी है तो फिर आओ। तो दूसरा ये जो कहा जाता है, हमें समझाएं कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की आई उससे पता चला कि एयर वॉर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब पता चल रहा है कि जनाब मिसाइल बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा जो पहलू है, कहा रहा है कि ये जो ईरा था जी, जो बहरी बेड़ों का एयरक्राफ्ट कैरियर का 12-12 बिलियन डॉलर के जो है, वो भी अब तब्दील हो गई है नेक्स्ट डॉक्ट्रिन। जी बिल्कुल आमिर साहब, ये तो हकीकत मुसलमा है। देखें कि जंग की फितरत वही है, अज़ल से, रोज़े अव्वल से वही है कि जिसमें वायलेंस है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है और अटैकिंग द माइंड ऑफ द एनिमी है। मगर जंग का जो किरदार है, कैरेक्टर ऑफ वॉर, वो हमेशा चंद सालों को, चंद दहाइयों के साथ साथ चेंज होता रहता है। एक ज़माने में बैटलशिप बहुत बड़ी हकीकत होता था, जिसके ऊपर बेताशा गन्स होती थी और वो फायर पावर से वो मुसक्कर किया करता था। फिर एयरक्राफ्ट कैरियर का ज़माना आया, फिर सबमरीन्स का ज़माना आया। ये चीज़ें अभी भी रेलिवेंट हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो ड्रोन्स अनमैन्ड हैं, जो सतह आप के ऊपर चलते हैं, ज़ेरे आप चलते हैं, अंडर वाटर और हवाई ड्रोन तो खैर है ही है, तो और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। इसी तरह सेटेलाइट सर्विलेंस, एआई का बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है। हर चीज़ बैटल फील्ड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये तो चेंजेस हैं। और जो चीन के मुतालिक समझाएं, अगर चीन ने जो धमकी दी है कि हमारा टैंकर गुजरेगा, तो अगर कोई अमेरिका उसको रेसिस्ट करते हैं तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? जी बिल्कुल, अभी थोड़ा देर पहले इंट्रो में आपने एक बड़ी अच्छा एक क्लू जो है वो मिलाया था कि क्यूबा के ब्लॉकेड में जब अमेरिका ने उसको भी ब्लॉकेड डिक्लेयर किया हुआ है, अभी रूस ने अपना एक बहरी जहाज भेजा और उन्होंने टेस्ट किया और अमेरिका ने उसको जाने दिया, उसको कंटेस्ट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो होगा कि अभी तक तो वो ईरान के तो तजारती जहाज़ों को वो पकड़ सकते हैं, डार्क शिप के जो ऐसे तजारती जहाज जो ईरानी तेल लेके निकलेंगे या वापस जाएंगे ईरान की तरफ, उनको भी वो पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड है कि अगर चीन एक अपना एक स्टेट ओन्ड तजारती जहाज भेज देता है ईरान की तरफ, तो क्या अमेरिका उसको भी चैलेंज करेगा? ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और ये चीन के ये बयान से ये जाहिर होता है, जो उनकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि ये एक इंटरनेशनल आबी गुजरगाह है जो मुल्की जो एक इंटरनेशनल तजारत के लिए एक नागुज़ीर है, तो इसको चलते रहना चाहिए बिल्कुल भी। अभी आप देखें ना कि ब्लॉकेट से क्या होगा कि ईरान का जो पहले स्टांस था कि जी ये बाकी लोगों के लिए खुली है, वो भी बंद हो जाएगी। और तेल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए ही ईरान पे से भी सैंक्शन हटा दी थी, तो अब क्या होगा, तेल की कीमत तो स्काई रॉकेट करेगी और उससे एसोसिएटेड फिर हर चीज़ ही महंगाई। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल ये प्रेशर डालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ब्लॉकेट। मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी एक हार्ड लैंडिंग जो उनकी थी, जो एक शिकस्त थी, उसको एक सॉफ्ट लैंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एक सेबलेस ऑफ कंट्रोल के लिए अभी भी हम कंट्रोल रखते हैं पानियों पे, उसके लिए एक ऑपरेशन हो रहा है जो अल्टीमेटली ये फिजल आउट होगा, क्योंकि इसको वो 100% एनफोर्स नहीं कर सकेंगे। हाँ, ईरान के कुछ तजारती जहाज ज़रूर वो अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन इस पे ईरान पे प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ईरान के पास जो उसका जवाबी वार करने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। गल्फ के जो जितने आप देखें कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुबैर हमें ये समझाइएगा
कि मैं अभी प्रोफेसर पेपी इकोनॉमिस्ट का जिक्र कर रहा था, उनकी तफसील में मेरे सामने पड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि जनाब 45 दिन से जो ना ऑलरेडी सर्कुलेशन में जो सप्लाईज थी वो चल रहा था। उनका जी 10 दिन जो है ना मैंने हिसाब लगाया है, उसके बाद क्रिटिकल शॉर्टेज आ रही है ऑफ क्रिटिकल गुड्स, और इससे पूरी एक कैस्केड जो है ना सप्लाई चेन्स की पूरी दुनिया की हर किस्म की इकोनॉमी के ऊपर ये शुरू हो जाएगा। और वंस अगर ये रिसेशन इस अंदाज का शुरू हो गया तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये एकदम सीज फायर या इन चीज़ों से बात आगे निकल जाएगी जो महीनों और सालों तक चलेगी। देखिए ना, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में तो डैमेज हुआ ही है ना। हमने सब देखा है कि $60-65 से $100 तक पहुंच गई प्राइसेस। ये तो शॉर्ट टर्म में हमने देखा है। और मेरा अपना ख्याल, मैं उनके इकोनॉमिस्ट की बात से उस हद तक तो एग्री करता हूँ कि इसका इम्पैक्ट मिड टर्म में भी जाएगा, अगले 6-8 महीने तो इम्पैक्ट रहेगा। मतलब अगर तेल की कीमतें कम भी होनी शुरू होंगी तो वो $60-65 तक नहीं आएंगी मिड टर्म तक। सो आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर एज अ रिजल्ट ओवर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स फॉर श्योर। अभी तो हमें ये नहीं पता कि आगे कितना डैमेज होता है। और क्योंकि इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो एडमिरल साहब अभी कह रहे थे कि वो ठीक है, वो डराने के लिए तो है, लेकिन देखो ना, अगेन शोज द थॉट प्रोसेस ऑफ ट्रम्प। मेरा नहीं ख्याल है ये किसी से अपने मिलिट्री लीडरशिप से पूछ के ये इतने ऐलानात करते हैं, क्योंकि जब आपने ऐलान कर दिया, आपने एक नई किस्म की वॉर डिक्लेयर कर दी, तो आप इससे एग्जिट कैसे, एक आराम से नॉर्मल तरीके से आप कहेंगे हाँ जी ब्लॉकेड अब से खत्म हो गया, तो आपके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं टू क्लैश विद द चाइनीज और विद द इरानियंस एंड अदर्स? वो भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते। सो मेरा अपना ख्याल ये कि इसका डैमेज तो हो चुका है, शॉर्ट टर्म में हो चुका है, मीडियम टर्म में, और हम तो सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं। उससे फिर उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दूसरे एरियाज हैं इकोनॉमी के, सब के सब अफेक्ट होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो, सबसे ज़्यादा मतलब इन अ सेंस हमें तो सबसे ज़्यादा अपना कंसर्न है, और सारी दुनिया सफ़र करेगी। और ये जो सप्लाई चेन है, सप्लाईज हैं, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अभी तक एक एश्योरेंस थी कि ये सीज फायर हो जाएगा तो उसके बाद सप्लाईज की हद तक खुल जाएगा, अब नाउ वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट एज वेल कि जी कब ये सप्लाईज कब तक चलेंगी जो अभी तक आ चुकी हैं, और इसके बाद नेक्स्ट सप्लाईज कैसे होंगी। जी एडमिरल साहब, हम अपना जो जुबैर कह रहे हैं, पाकिस्तान का सेल्फिशली इंटरेस्ट देखें तो ये जो ब्लॉकेड है, हमारी ज़रा सिचुएशन एक यूनिक है कि हमारा जो है कोस्टल लाइन ईरान के साथ मिलती है, बिल्कुल चार बाहर के बाद पाकिस्तान की कोस्टल लाइन आ जाती है। तो हम तो इंटरनेशनल वाटर्स, क्या हम तो लोकल वाटर्स के ज़रिए भी हमारा जहाज़ तो आ सकता है। ये ज़रा इसकी टेक्निकलिटी समझाए कि आर वी पार्ट ऑफ द लार्जर ब्लॉकेड या वी हैव सम यूनिक एडवांटेज? जी देखिए, ब्लॉकेट जो है उस वक्त आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब की ट्वीट से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई कि उन्होंने वो एक ट्वीट कर दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को हम जो है वो ब्लॉकेट कर देंगे, जो कि एक अनरियलिस्टिक अनडूएबल चीज़ थी और हकीकत से बहुत दूर थी। और वो फौरन फिर मेरे ख्याल में करेक्शन हो गई जब सेंटकॉम कमांडर की तरफ से एक बिल्कुल डिटेल आई कि जी हमारा ब्लॉकेट जो है वो ईरान की पोर्ट्स और उसके सारी इलाकों तक महदूद है, और ईरान से जो ट्रैफिक आ जा रही है, जो दूसरी ट्रैफिक है जो नॉन ईरानियन पोर्ट से आ जा रही है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनको हम आने देंगे। बीच में ये ट्रंप ने ये भी कहा था कि जो टॉल देकर आ रहे हैं उनको भी हम रोकेंगे, लेकिन सेंटकॉम कमांडर की बड़ी एक्यूरेट और नपी तुली उनकी जो बयान है उसमें इस तरह के टॉल दे के आने वालों का जिक्र नहीं है। तो उससे जाहिर ये होता है कि जी बाकी ट्रैफिक को ये चलने देंगे अमरीकी, और सिर्फ ये ईरान सेंटकॉम की प्रेस रिलीज में एडमिरल साहब ये जिक्र किया गया है कि वो इंस्पेक्शन करेंगे, चाहे वो किसी का भी जहाज होगा उसकी इंस्पेक्शन करेंगे वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो करेंगे। जी एडमिरल साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि ओवल ऑफिस से वो उन्होंने एक नई डेडलाइन जो है वो दी है 27 अप्रैल तक। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर कंटिन्यू करेगा एंड दिस इज अ गुड टाइम फॉर ईरान टू डिसाइड कि उन्होंने डील किस तरह से करनी है, और प्लेजेंट नहीं होंगे इसके असरात अगर ईरान डील पे राजी नहीं होता। तो अब एक एक्सटेंशन तो हमें नजर आ रही है, जिस तरह आमिर साहब अभी हम बात भी कर रहे थे कि 7-8 दिन रहते हैं, लेकिन अब 27 अप्रैल तक ये जो है एक मार्जिन मिला है।
जी जी, जो मार्जिन मिला है इससे ये एक तासुर बनता है कि दरमियान में ये कैरेट एंड स्टिक जो चल रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, मैं इब्तदाइये में जिक्र कर चुका हूँ, वहाँ पहले भी ये खबर आई है कि दूसरे राउंड का भी इम्कान है। तो आपको लगता है कि ये वही कैट एंड माउस गेम चल रही है एडमिरल साहब? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये हो सकता है। आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए जो है वो तेल की कीमत उससे ऊपर और नीचे होती रही, और उसमें एक बड़ी स्टोरीज भी आई कि बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया जिनको इनका एडवांस नॉलेज था कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। तो इससे भी जो है वो हम उसको भी मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये भी, अब देखें ना कि अब ब्लॉकेट जो है एक एक्ट ऑफ वॉर है। अब सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, अभी आप नेगोशिएशन से वापस भी नहीं पहुंचे हैं कि ब्लॉकेट की स्टेटमेंट आ जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपने वो जो सीज फायर था उसको प्रैक्टिकली खत्म किया और ब्लॉकेट डिक्लेयर कर दिया, इफेक्टिव भी हो गया। अब ईरान के लिए तो सीज फायर नहीं रहा बेसिकली, लेकिन अब फौरन ही ये स्टेटमेंट आ गई कि हम इसको 27 अप्रैल तक, जिस तरह ये अभी बताया जा रहा है। तो ये कैट एंड माउस है, और मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो ये अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं हो कैट सकती एंड माउस भी है, और ये गेम्स जो है वो अमेरिका में बड़े सीरियस लोग जो हैं इसके ऊपर तफ्तीश भी कर रहे हैं। जुबैर, ये इत्तफाकन जो इस तरह की अनाउंसमेंट आती है, या ये क्लोजिंग के ऊपर फ्राइडे वाले दिन आती है या मंडे वाले दिन आती है जब मार्केट बंद हो रही होती हैं या मार्केट खुलने वाली होती हैं? क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर, और क्या इससे आप समझते हैं कि कोई सेकंड राउंड भी पॉसिबल है? ये जो कल भी जब संडे के दिन इन्होंने अनाउंस किया था ब्लॉकेट, और जाहिर है जब अनाउंस किया था तो ही अंडरस्टैंड्स, एक बड़ा फेमस सेइंग थी प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के हवाले से कि वो कुछ एक दो दफ़ा उन्होंने ऐसी बात कर दी थी तो उनके एडवाइजर्स ने उनको कहा था कि जब आप देखभाल के बात किया करें वर्ल्ड की मार्केट्स हिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है अभी आफ्टर हाफ अ सेंचुरी और सो इनको बताने की ज़रूरत है, या ये जानबूझ के करते हैं। और वो जो स्टोरीज जो एडमिरल साहब जिक्र कर रहे हैं कि जी बहुत ऐसा कोइंसिडेंस होता है कि ये उस वक्त बात होती है कि उससे पहले पोजीशन अपनी ले लें और उसके बाद एक जाके आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 27 तक सीज फायर है और जिसने भी पैसे बनाने होंगे वो पैसे बना लेगा। और ना भी जानबूझ के करें तो फिर भी एक इशारा तो मिल जाता है ना कि आप पोजीशन अपनी या बाय करें या सेल करें मार्केट में बैठ के। जिस तरह मैंने कहा कि कल रात सबको पता था कि आज सुबह क्या होगा, और वो इसलिए पता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक स्टेटमेंट आ चुकी थी। सो ही शुड नो हाउ ही इज अफेक्टिंग द मार्केट्स। और वो एक्सट्रीम पोजीशन ऑयल में आप देख लें, कल से 8% का इजाफा हुआ। 8% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप उसको, जब जाहिर है जो हम प्रेसिडेंट ट्रंप के लेवल की बात कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलते हैं, तो बिलियंस नीचे और ऊपर होना से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अब ये तो ज़ाहिर है अमेरिकन सिस्टम है, हाउ दे विल फाइंड इट आउट कि जी ट्रंप को, बट ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग सच स्टेटमेंट्स जिससे मार्केट्स इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हुए। और हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं बात करें, करेंसी मार्केट्स, बाकी सारी मार्केट्स, गोल्ड, सारी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, हाउ एवरी मार्केट इज अफेक्टेड। ये जुबैर साहब, हम यहाँ समझते थे कि ये पाकिस्तान का ही मसला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि जो हुक्मरान होते हैं उनके ख़ानदान को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। और हम अमेरिका की मिसाल देखे थे कि वहाँ देखें, ठीक है बिजनेसमैन होते हैं मगर वो अपना कैसे बिजनेस को सेपरेट कर देते हैं अपने पावर स्ट्रक्चर में। और अब अमेरिका में ये कुछ होना शुरू हो गया। आई थिंक ही इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट टाइम टू दिस एक्सटेंट। मेरा नहीं ख्याल है प्रेसिडेंट बुश थे, उनका इंटरेस्ट था। पहले हल्के फुल्के इल्जाम लगते थे मगर नॉट एट द लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट जो है। मैं आपसे एडमिरल साहब एक बड़ा अहम चीज़ से सवाल करना चाहता हूँ, वो ये कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान और यूएस सऊदी अरेबिया का डिफेंस डील थोड़ी सी एक्टिव हुई। हमने एक अपना स्क्वाड्रन एयरफोर्स का वहाँ भिजवाया, जिससे एक तासुर मिला कि हमने ज़रा अपने इस कमिटमेंट को ज़रा डीपर किया है सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए। मगर उसके अंदर सवाल थे कि क्या कल को अगर ईरान जो है सऊदी अरेबिया की किसी बेसिस के ऊपर हमला करते हैं तो क्या हम उसका हिस्सा हैं? नहीं। आज एक बहुत बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट हुई है हमारे लिए भी और मेरे ख्याल उम्मा के लिए भी कि सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा की और कतर के वज़ीर ख़ारजा की और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की, इनकी आपस में गुफ्तगू हुई है बायलैटरल।
तो इसका आप क्योंकि रिटायर्ड ज़रूर हैं मगर हमारे से बेहतर नॉलेज भी होगी और असेसमेंट भी कर सकते हैं और दिलेरी से बात भी कर सकते हैं, ज़रा ये हमें समझाएं। जी देखें, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि ये किसी डिफेंस पैक्ट, किसी एग्रीमेंट के मुताज नहीं है। ये शुरू से हैं और हमेशा रहेंगे, और हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो न सिर्फ हर पाकिस्तानी फ़ौजी बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी उसको अपना वलीन फ़र्ज़ जानकर मानता भी है और समझता भी है और करने के लिए तैयार भी है। तो इसको किसी डिफेंस एग्रीमेंट से रिलेट करना मेरे ख्याल में वो एक अंडरस्टेटमेंट होगी। तो लेकिन हाँ ठीक है कि एक मुरवजा तरीका है कि डिप्लोमेसी में इस तरह के मुआहदे भी किए जाते हैं, और सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल, स्पेशली जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उन्होंने बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो ये पाकिस्तान पे भी फ़र्ज़ बनता था कि वो जो सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें और एश्योरेंस, और पाकिस्तान की हमेशा सफारती जो कार्रवाई का जो इस स्पेशली क्राइसिस में एम्फेसिस यही रहा है कि जंग जो है वो हॉरिजॉन्टल तौर पे ना फैलने पाए। ईरान चूँकि टारगेट कर रहा था अमेरिकन बेसिस पे और अमेरिकन एसेट्स पे, और उसमें फिर राइट लेफ्ट और भी टारगेटिंग हुई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुए, जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो गया कि जंग कहीं हॉरिजॉन्टल ना फैल जाए, एस्केलेशन ना हो जाए। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, दोनों तरफ की लीडरशिप से बात करके, कहीं प्यार से, कहीं थोड़ा सा मतलब एक स्पेशली जो जुबेल की रिफाइनरी पे आखिरी हमला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, फॉरेन ऑफिस ने उसको कंडेम किया। तो एक हम हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन को रोकना था। और मेरे ख्याल में ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के असासों की, ये भी उसी एक एश्योरेंस का, और दोनों तरफ ये एक एश्योरेंस है कि जंग को हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हमें नहीं होने देना, क्योंकि उसका फ़ायदा इसराइल को होगा। वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन से नुकसान ही नुकसान है, खित्ते का भी नुकसान है, और सिवाय एक एंटिटी इसराइल का फ़ायदा है। तो पाकिस्तान ने ये बड़ा उसको एडवर्टली हैंडल किया है इस इशू को। इसी नोट पे बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, कि आपने हमें वक्त दिया, और यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।